गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 अब अपलोड हो चुका है। यह आपका संविधान का पार्ट नंबर 4 है और भी इसके पार्ट आएंगे, लगभग 10 पार्ट होंगे, जिसमें 300-350 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वाचिंग करें और आप उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी परीक्षा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और यूपीएसआई के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से देखें और ध्यान से मतलब क्वेश्चन का जो आंसर है उसको टिक करने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपको ये पेपर से पहले का पेपर ही मान लीजिए संविधान के जो क्वेश्चन है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर ही पेपर हैं। यह यूपीएसआई में जो प्रीवियस ईयर हमारे पेपर आए हैं वही प्रीवियस ईयर ही पेपर है और कुछ नए क्वेश्चन हैं जो 2021 में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो उसके बारे में ही वीडियो डिस्कशन की जा रही है। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ए है 2 साल, बी है 5 साल, सी है 4 साल, डी है 6 साल। तो आपको ये 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वह आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही होगा, 6 साल। सॉरी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। 5 वर्ष उनका होता है लोकसभा का। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। जैसे कि अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। उसमें से ऑप्शन नंबर डी भी दिया होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए दिया है लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, या डी सांसद नहीं होता। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। कृपया टिक करें। आपको बताना चाहूँगा जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है यह आपका सही होगा। जो उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति, यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। और जैसे कि उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता, पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगर राज्यसभा में वोटिंग हो रही हो तो उसमें वह भाग नहीं लेता। हाँ, निर्णायक मत देने का अधिकार इसे होता है कि अगर बराबर मत होते हैं तो यह निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, वह दे सकता है, लेकिन यह किसी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उस सदस्य का उस सदन का सदस्य न होते हुए भी अध्यक्षता करता है, तो वो उपराष्ट्रपति हो जाता है जो राज्यसभा का करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6 महीने, बी है 12 महीने, सी है 3 महीने, डी है 1 महीने। तो आपको बताना है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, आपको टिक करना है। तो आपको बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो आपका सही होगा, 6 महीने। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकता है। 6 महीने के अंदर अनिवार्य है कि आपको चुनाव कराने ही होंगे। और ये भी पूछा जाता है कि यदि उपराष्ट्रपति का कार्य जो पद है वो अगर खाली रहता है तो कितने दिनों के अंदर भरा जाना चाहिए। अब यही 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा होगा? तो आपको बताना चाहूँगा, जो उपराष्ट्रपति होता है अगर उसका पद खाली रहता है तो उसे एज वेल एज सून उसको भरना होता है, यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सके उपराष्ट्रपति का जो पद पोस्ट है उसको भरना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। तो आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह किसका एक अभिन्न भाग है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद। जो राष्ट्रपति होता है भारत का वह संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद का सदस्य तो नहीं होता बट अभिन्न अंग होता है। जैसे पूछा जाता है कि संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो उसका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही हो सकता है संसद और राष्ट्रपति, यानी संसद में तो दोनों आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्योंकि लोकसभा में बिल आता है तो उसके बाद फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के जाता है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वह इन तीनों से ही गुजरती है। और ये भी पूछा जाता है कि जो कार्यपालिका का नाम, जो कार्यपालिका शक्ति होती है किस में निहित होती है, यानी कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो उसका भी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। उसका भी जो आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और ये भी पूछा जाता है कि जो कार्यपालिका का वास्तविक जो होता है अध्यक्ष वो कौन होता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो राष्ट्रपति तो नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सब काम करता है बट राष्ट्रपति के नाम से। तो उसका तो हो जाएगा कि प्रधानमंत्री वास्तविक होता है और नाम मात्र का है तो वह होता है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं यह जो क्वेश्चन हमारे समझाने का तरीका वह आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी सुझाव या सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि या आपका यह सुधार करना है, यह दिक्कत हो रही है। तो आपका जो सजेशंस है उसको हम रीड करते हैं और उसको बेहतर बनाने का, जो भी गलतियां हैं उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कोई भी सुझाव हो या कोई भी आपको ऐसा लगे कि वीडियो में कुछ त्रुटियां हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? A 2, B 4, C
8 या डी राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। जब यह क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था उस समय यह क्वेश्चन था, मतलब यह क्वेश्चन है मैं मतलब था, अब यह पास हो चुका है, क्योंकि अब जो है वह एंग्लो इंडियन का जो कोटा था 10-10 साल पे बढ़ाया जा रहा था अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ ही, वह समाप्त कर दिया गया है। वह 2020 तक था, 2020 में ही वह समाप्त हो गया है। तो अब यह क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। हाँ, यह आ सकता है कि पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के 2020 के पहले राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता था, तो उसमें हो जाता 2। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका तो ऑप्शन आपको 2 होगा, ये ऑप्शन सही होगा। बट अभी जो है वह लोकसभा में एंग्लो इंडियन या राज्यसभा में एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते जी। तो यह आप ध्यान रखें कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का कोई भी सदस्य नहीं चुना जाता, क्योंकि लगभग 297 ही 297 ही मतलब अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में एंग्लो इंडियन बचे हैं। तो उसमें भी अगर हम 2 लोगों को इसमें 2 लोगों को चुन लें तो फिर और जो जनसंख्या है हमारी उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी ना, तो इसलिए इसको कोटा को समाप्त कर दिया गया है। अब हमारे लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन नहीं चुना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है संसद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं किसकी इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, वही इनको मंत्री बनाते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो वह भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? ए 12 माह, बी 6 माह, सी 4 माह, डी 3 माह। तो आपको बताना है इनमें कौन सा आंसर होगा आपका, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक, यानी कोई भी सांसद या कोई भी संसद जो है, कोई भी सांसद नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वह मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है केवल 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अगर वह किसी भी सदन की सदस्यता ले लेता है तो वह बना रहेगा, लेकिन अगर किसी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता तो उसकी जो मंत्री है, मंत्री पद उसको त्यागना पड़ता है या वो ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। लेकिन आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि 6 महीने के लिए तो बन सकता है, बट ये भी तो हो सकता है कि 6 महीने में 1 दिन कम रहो या 10 दिन कम रहे तो इस्तीफा दे फिर 6 महीने के लिए बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है, केवल वह एक बार ही बन सकता है। एक लोकसभा में, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है ना लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 5 साल में केवल एक ही बार वो 6 महीने के लिए बन सकता है। ये नहीं है कि वह नहीं सदस्य है तो 6 महीने के लगभग 2-3 दिन हो, 6 महीने पूरे होने में इस्तीफा दे फिर बन जाए,
तो ऐसा नहीं हो सकता, केवल एक बार ही बन सकता है वह। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हमारा चल रहा है, पश्चिम बंगाल में तो विधान परिषद की भी सदस्य सीटें नहीं हैं, तो वहाँ पे ममता बनर्जी तो शिवेंदु अधिकारी से हार गई, बट वह चाहे तो वह मुख्यमंत्री भी बन गई, तो वह 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकती हैं। अगर 6 माह के अंदर वह विधानसभा के सदस्य का पद नहीं संभालती, विधानसभा का सदस्य नहीं बनती, तो वह ऑटोमेटिक वो पद रिक्त हो जाएगा, तब अब वहाँ पे दूसरे को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ये अभी चल रहा है, क्योंकि वह हार गई फिर भी मुख्यमंत्री है। तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हारने के बाद भी कैसे कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। तो यह है, संविधान में हमारा प्रावधान है कि कोई भी सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी बनना चाहे वो बन सकता है, बट उसके बाद उसको सदस्यता तो ग्रहण करनी ही होगी, उसके पहले ही ग्रहण करनी होगी। तो आशा करते हैं डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और इससे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों इसका जो क्वेश्चन है वह आप लोग सटीक तैयारी कर सकते हैं, मतलब उसका आंसर सटीक दे सकते हैं। जैसे कि अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ है, तो तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री बना वह एम.के. स्टालिन बना है। तो ये भी आप करंट में याद रखें कि एम.के. स्टालिन जो हैं वह अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और ये भी पूछ सकता है कि वो किस पार्टी के हैं, तो उनका जो है ADMK हैं, पार्टी के हैं, ये DMK हैं, जिसके निर्माणकर्ता थे करुणानिधि, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम आप लोगों को मालूम होगा कि जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। तो वह ये भी पूछ सकता हो लगातार कितनी बार बनी, तो वह लगातार तीसरी बार है। और एम करुणानिधि का जो बेटा है एम.के. स्टालिन, वह 159 सीट गठबंधन ने उसका जीता और 118 उसने खुद जीता। 133 उसने खुद जीता और 118 उनका बहुमत होता है जी। तो याद रखें कि ये भी है आपका 2। और ये भी आता है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किन राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो कौन कौन से राज्य में हुए हैं? असम में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, केरल में हुए हैं, पांडुचेरी में हुए हैं, और आपके कहाँ पे हुए? पश्चिम बंगाल में हुए हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? देखिए यहाँ पे केवल लैंग्वेज चेंज किया है। क्वेश्चन यूपीएसआई का है, केवल आपको लैंग्वेज इसमें चेंज किया है। उसमें सदस्यों का कार्यकाल पूछा था, इसमें सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है ये पूछा है। आंसर सेम है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है। लैंग्वेज में ही फंसाएगा यूपीएसआई का जो एग्जामिनर है। वो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, वह लैंग्वेज हार्ड करता है, लैंग्वेज ही फंसाएगा। आप पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लैंग्वेज वो आपको समझ में नहीं आते। तो आपको वही करना है जो आपको इस वीडियो में कराया जाए, वह लैंग्वेज ही बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लैंग्वेज ही आपको समझना है। तभी आप यूपीएसआई में जो 16 से 18 अधिकतम 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप 20 के 20 करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट आपको लैंग्वेज समझना होगा। तो इसका जो आंसर होगा, सभी लोग आंसर इसका दे रहे होंगे 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी जो है 6 वर्ष, इसका ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक सदस्य होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो वह पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 3, सी है आर्टिकल 9 या डी है आर्टिकल 7। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस में बताना है कि संसद का
निर्माण किस अनुच्छेद में दिया गया है। और ये आपको इसके पहले भी मैंने बताया कि जो संसद होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद बनती है। इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 79। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 12, सी है 15 या डी है 20। तो आपको बताना है कि इसमें राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, और साथ में ये भी बताना है कि ये जो सदस्य होते हैं किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी 12, यानी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है, यानी नामित करता है। और ये सदस्य जो है वह वैज्ञानिक हो सकते हैं, लोक गायक हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, लोक साहित्य से जुड़े हो सकते हैं, खेल से जुड़े हो सकते हैं, या साहित्य से जुड़े हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं जिसमें वो प्रख्यात प्राप्ति किए हों, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और हाँ, ध्यान ये भी देना है कि ये जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, बट जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, और ये भी पूछता है कि जो राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य वो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आपको बताना है नहीं। और पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो आपको ये बताना है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यह ध्यान रखना, निर्वाचित, न कि मनोनीत, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और पांडुचेरी और दिल्ली के, ये आपको बताना है। तो एक्स्ट्रा भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ जो स्क्रीन पे दिखता वो तो है ही, उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे आपको तैयार होते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको यूपीएसआई निकालना है, यूपीएसआई में अच्छे नंबर लाने हैं, निकालना ही नहीं अच्छे नंबर लाने हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा के संरचना में निहित है। ए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। आपको बताना है कि किसमें कौन सा जो ऑप्शन है, जो कूट दिया है ABCD में, वो उस कूट में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसकी लैंग्वेज भी बेहतर है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन बेहतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। कैसे बताता हूँ। यहाँ पे दिया है कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का 81 में है। ये भी अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद आर्टिकल भी पूछता है क्वेश्चन में। जैसे कि जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो भी होते हैं, और राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 सदस्य जो चुने जाते हैं वो भी इसमें राज्यसभा में सम्मिलित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम राज्यसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम अभी 250 हैं, लेकिन अधिकतम अभी चुने कितने जाते हैं
तो आपको बताना है 245। अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन 245 चुने जाते हैं। 12 सदस्य को तो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, बट और जो सदस्य हैं, जो आपके 33 हैं, वह लोग केंद्र शासित प्रदेश और राज्यसभा की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? ए, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। अगला है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणी मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो कूट है वो आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, दोनों नहीं होगा, या ये दोनों सही होगा। तो आपको बताना है, और आप थोड़ा फास्ट आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो ऑप्शन जैसे दिया है कि राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये बिल्कुल राइट है। ये क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणी मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं विधानसभाओं द्वारा। ये भी सही है, या नहीं? ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ए और बी दोनों, यानी राज्यसभाओं का सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह राज्य की विधानसभाओं द्वारा एकल हस्तांतरणी मत पद्धति के द्वारा ही होता है। एकल हस्तांतरणी मत पद्धति क्या होती है? आपको ये भी डाउट होगा ना मन में कि यह क्या, कौन सी पद्धति है? प्रत्यक्ष चुने, प्रधान का चुनाव होता है, लोकसभा का सदस्य का होता है, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य का होता है, ये तो चुने विधानसभा के सदस्य का होता है। लेकिन एकल हस्तांतरणी मत पद्धति क्या होती है, ये आपको डाउट आ रहा होगा। तो बताना चाहेंगे, जो एकल हस्तांतरणी मत पद्धति होती है इसमें ऑप्शन दिए होते हैं। इसमें जो है वो आपको ऑप्शन दिए होते हैं, वहाँ पे जितने प्रत्याशी होते हैं उतने आपको वोट देने होते हैं। जैसे उसमें वरीयता गिनी जाती है, उसमें जो है वरीयता गिनी जाती है। जैसे लोकसभा, जैसे राष्ट्रपति का जब जो चुनाव होता है तो उसमें होते हैं कि ऑप्शन 2 उम्मीदवार हैं तो आपको 2 वोट देने होते हैं, दोनों को वोट देने होते हैं। बट यह ध्यान देना कि फर्स्ट वरीयता किसको दिया जाता है, उसमें वो होता है। तो यह होता है एकल हस्तांतरणी मत पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति को, बी है उपाध्यक्ष को, सी है प्रधानमंत्री को, या डी है मंत्रिमंडल को। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा, यही क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को। यानी लोकसभा अध्यक्ष को यदि इस्तीफा देना हो, त्यागपत्र देना हो, तो वह उपाध्यक्ष को देगा। अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वह अध्यक्ष को देगा। ये तो अपने दोनों अपने में ही खेलते हैं, या उसको या इसको। तो यह कभी भी अगर आए तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में त्यागपत्र के संबंधित हो तो दोनों आपस में ही खेलते हैं। वह दोनों जो हैं वो आपस में ही खेलते हैं, यह उसको देगा वह इसको देगा। तो ये याद ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? अब क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड तो नहीं है बट फिर भी डिफ़िकल्ट है कुछ। यानी जो हमारे सांसद और विधायक होते हैं उनको क्या विशेषाधिकार मिलता है, वही उसी के बारे में पूछता है। विशेषाधिकार मतलब क्या हम लोगों से अलग मिलता है उनको, यही पूछ रहा है। जैसे पहला है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, ये तो मिलता है। संसद में
बोलने की स्वतंत्रता उसको मिलती है ना। बी है संसद में कुछ भी कहने या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। ये भी दिया गया है, ये भी आपका सही है। संसद जो होता है वह सदन में कुछ भी कहे और उसके बाद मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति है, वो गिरफ्तार नहीं हो सकता, ये भी है। फिर सी है जब सदन चालू होता है तो वह एक गवाह के रूप में भाग लेने से भी छूटे, ये भी सही है। कि अगर सदन चालू है तब वह गवाह के रूप में भाग नहीं ले सकता, ये भी छूट है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए विधि कानून मंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो आपको बताना है कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? और आपको ये भी बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, क्योंकि इससे कई ऑप्शन। एक क्वेश्चन से आपको ये देखना, हमको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन हमको कितने कराए जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि हमको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। कि अगर एक जैसे हम आपको एक क्वेश्चन कराते जाएं, डायरेक्टली कराते जाएं तो लगभग 40 से 50-60 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आपको वो दिमाग में फीट नहीं रहेगा। हो सकता है यह क्वेश्चन ना पूछ के दूसरा क्वेश्चन इसी संबंधी जो मैं आपको बताया वो पूछ दे, हो सकता है ना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमको कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, केवल आपको ये देखना है कि हमको कितने क्वेश्चन बताया जा रहा है एक्स्ट्रा, वो आपको ध्यान देना है। इसके अभी हम बताएंगे। अभी तो ये संघ लोक सेवा का पूछ रहा है, अभी हम राज्यसभा का भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है वो भी बताएंगे आपको। यानी ये क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं ना, तो ये बहुत ही बेहतर है। तो आपको ये देखना है कि हमको कितना मिल रहा है, ये नहीं देखना कि हमको कितना क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन से हमको कितना मिल रहा है ये आपको देखना है। आशा करते समझ में आया होगा। चल इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यहाँ अगर यदि ये पूछा जाता कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। इससे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए? एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का मुख्यमंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी संघ का विधि मंत्री या डी भारत का प्रधानमंत्री। ये तो आपको ऑप्शन देख के ही क्लियर हो रहा होगा कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता है, राज्य का प्रधानमंत्री होता है। भारत का मुख्यमंत्री नहीं होता, भारत का प्रधानमंत्री होता है, न कि मुख्यमंत्री तो राज्य का होता है, यही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हो तो आप गलत कर सकते हैं, किनारे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, देखने में ही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 गलत दिया है। अब बचे केवल 3 ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री। तो आपको ये बताना है कि ये जो 3 ऑप्शन है इसमें आपको कौन सा सही होगा। एक ऑप्शन तो गलत, कट्टा हो गया, निकल गया, बाहर हो गया। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है हिंदी में, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सिफारिश पर? भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यानी भारत के प्रधानमंत्री या भारत के मंत्रिमंडल की सिफारिश पे भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न निर्भर रहता है। उनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, उनका कोई फिक्स जो होता है
वह वेतन नहीं होता, जो राष्ट्रपति तय करता है वही वेतन भारत के अटॉर्नी जनरल को मिलता है। कोई फिक्स नहीं होता, कोई कार्यकाल न फिक्स होता है, न तो कोई वेतन फिक्स होता है। वह यह भी पूछा जाता है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो आपको बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी, ये आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ए रक्षा मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, या डी राष्ट्रपति। तो आपको बताना है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है, युद्ध की घोषणा कौन करता है, अगर किसी देश में सेना को भेजी जाए तो वह कौन निर्णय लेता है, किसका आदेश अंतिम होता है। इसका जो ऑप्शन होगा यह होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। राष्ट्रपति ही किसी देश से युद्ध करना हो तो उसकी घोषणा करता है, समाप्ति करनी हो तो भी घोषणा करता है, और राष्ट्रपति के नाम पे ही सभी कार्य होते हैं। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के नाम पे ही पूरे कार्य करते हैं, सभी कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, और राजनीतिक का मतलब समझ पा रहे होंगे ना, जो इसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो सकता है हिंदी में आप लोगों को पढ़ने मतलब वर्ड समझने में कठिनाई हो, बट इसका मतलब ये होता है कि जिसका राजनीति से कोई लेना देना हो, कोई राजनीति से मतलब ही नहीं रखता हो, वह राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा पहला दिया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन तो कांग्रेस से थे ना, यह तो कांग्रेस से थे, तो ये तो होंगे नहीं। बी दिया है APJ अब्दुल कलाम, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, एक वैज्ञानिक थे। और कहा यह भी जाता है कि जब किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य के बारे में किसी राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में एकमत नहीं हो पा रहे थे, तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निर्णय लिया गया कि इनको राष्ट्रपति बना दिया। ये विख्यात भी हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं और बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य किए हैं भारत के लिए, मिसाइल मैन भी इन्हें कहा जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको फ़ोन किया, और ये चेन्नई में, मद्रास जो है, पहले मद्रास था अभी चेन्नई है, तो तमिलनाडु में ये एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे। फ़ोन जाता है कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। स्टाफ जाता है इनके पास, क्लास में पढ़ा रहे थे, क्लास लेक्चर ले रहे होते हैं, तो इनको बताया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री आपको कॉल किए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कहते हैं आप चलिए, हम आ रहे हैं। आते हैं, उनसे अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री। कहते हैं हाँ सर बोलिए। तो कहते हैं कि आप मना मत करिएगा, हम लोग कुछ सोचे हैं आपके बारे में, मतलब हम लोगों का एक निर्णय आया उसके बारे में ही आपको अवगत कराना है। तो ठीक है, मना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम आपको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुनते हैं।
उस समय कुछ समय के लिए वो भी मतलब सोच में पड़ेंगे, कहें ठीक है भाई मैं कुछ समय बाद बताता हूँ। तो कुछ समय बाद उन्होंने सोच के तुरंत बता दिया हाँ ठीक है मैं फिट हूँ, मैं मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। तो राष्ट्रपति का उन्होंने चुनाव लड़ा उस समय। तो ये रहे हमारे आज के लगभग देखा जाए तो हैं तो 22-23 क्वेश्चन, लेकिन इससे अगर आप क्वेश्चन की तुलना करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 से ऊपर ही होंगे क्वेश्चन अगर आप हमको ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी आप देख रहे हैं वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती हो या जिसमें संविधान से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हों, जैसे यूपीएसआई 18 से 20 क्वेश्चन। तो ये उनके लिए यूपीएसआई के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो से पीसीएस लोअर के क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसान से। तो अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो अभी शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी सुधार होना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब अगर आप हमें फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस पर आप जाके आप हमें सीधे उस पर जोड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हेजिटेशन हो तो आप हमें सीधे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अभी तो और जिस पे आपकी यूपीएसआई किसी भी परीक्षा की तैयारी हो, सभी की परीक्षा की तैयारी इस पर कराई जा रही है। अभी शुरुआत यूपीएसआई से हुआ है, बट सभी परीक्षा की तैयारी इस पर की जाएगी धीरे धीरे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगर अनावश्यक आप बाहर न निकलें, अगर आप किसी ज़रूरी कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं और डबल मास्क लगा के जाएं, क्योंकि जो कोरोना है वह बहुत ही भयानक स्थिति है, उसकी बहुत ही भयानक रूप ले चुका है अभी। तो अब अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाएं और डबल मास्क लगाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। अपना घर पे रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें, तैयारी अपनी करते रहें और तैयारी को धारते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।